नमस्कार समस्त भारतवासियों। मैं प्रोफेसर आर के सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि आज हम एक बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा सांस्कृतिक जीवन बिल्कुल उथल पुथल में आ गया है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है जिसकी कल्पना हम सभी ने कभी नहीं किया था। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय के बारे में कुछ मेरे विद्यार्थियों ने, कुछ अन्य लघु उद्यमियों ने हमसे कहा था कि इसके बारे में मैं कुछ अपनी राय रखूं कि वर्तमान जो महामारी है इसका जो एमएसएमईज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी हैं उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या ऐसी रणनीति अपनाई जाए कि हम अपने इस डैमेज को कंट्रोल कर सकें, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें और सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा काल में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये तो तय है कि 20 तारीख के बाद कुछ उद्योगों को रियायत मिलेगी, वो अपना काम कर सकेंगे और धीरे धीरे स्थितियां अगर सामान्य रहीं तो अन्य उद्योगों को भी इसमें सहायता प्राप्त हो सकती है सरकार के द्वारा। सरकार, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अभी आज आरबीआई ने भी कुछ रेपो रेट में, कुछ रिवर्स रेपो रेट में घोषणा किया है, तो ये काम तो वो कर रहे हैं और ये सहायताएं भी प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन एक उद्यमी को अपने तरफ से क्या प्रयास करना चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि इसमें सर्वाइव कर सके। और एक बहुत ही चर्चित रणनीति रही है, इसको हम कहते हैं कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। मैं इसके तकनीकी पहलू में नहीं जाऊंगा, इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि ये रणनीति में जब एक तरह के संक्रमण काल आते हैं तो उद्योग अपनी साइज को थोड़ा सा सिकोड़ते हैं, मिनिमाइज करते हैं और फिर वापस अपनी उसी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अभी हम लोग आजकल रामायण सीरियल देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। जब भगवान श्री हनुमान जी लंका जाते हैं माता सीता की खोज में, तो बीच में उन्हें एक राक्षसी मिलती हैं, माता सुरसा। वो कहती हैं कि हम आपको खाएंगे, तो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ सीता माता की खोज में, मैं वहाँ से वापस चला हूँ, फिर आप मुझे खा लीजिएगा। तो माता सुरसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी आपको तुरंत खाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया, अपने शरीर के आकार को थोड़ा बड़ा किया। माता सुरसा ने भी अपना मुंह बड़ा किया, फिर वो अपने आकार को बड़ा करते गए हनुमान जी, फिर माता सुरसा अपने मुंह को बड़ा करती गई और ये सिलसिला चलता रहा। और एक समय जब उनका मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने अपना एक सूक्ष्म रूप धरा और उनके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि माता, मैं तो आपके मुंह के अंदर गया, मैं बाहर आ गया, अब आपने मुझे नहीं खाया तो मैं क्या करूं, मैंने तो अपना कार्य पूरा किया, अब कृपया मुझे आज्ञा दें ताकि मैं माता सीता के खोज में निकल पड़ूं। तो सुरसा माता फिर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारे बुद्धि और विवेक की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो, रावण, वो महाप्रतापी है, महाबलशाली है, पूरे विश्व में आज तक उसको कोई नहीं हरा पाया। और मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे पास वो बुद्धि विवेक है कि नहीं है, तुम उसके सामने अपने आप को बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। और मुझे अब पूरी संतुष्टि है कि तुम्हारे पास वो बुद्धि विवेक है, तुम जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इस समय जो ये महामारी आई है, जो आपदा आई है, इस सुरसा के बहुत बड़े मुंह की तरह है। अब अगर हम आकार बढ़ाते जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हमारी एमएसएमई सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उन्हें इसका बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो फिर करना क्या है? करना यही है कि ऐसी परिस्थिति में अपने आकार को सिकोड़ना है, खत्म नहीं करना है, सिकोड़ना है, अनावश्यक चीज़ों को हटाना है, जो आवश्यक है उसे रखना है और फिर पुनः जब स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तो हम अपने उसी आकार में वापस आ सकते हैं। तो इसका आरंभ कैसे करें? कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि ये बड़ा ही जटिल विषय है, एक बड़ा ही कठिन विषय है
और मैं नहीं दावा करता कि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको 100% सफलता प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन हाँ, एक दिशा ज़रूर मिल जाएगी और कुछ तो लाभ होगा ही अगर हम थोड़ा बहुत भी इस पे अमल कर पाएँ तो। सबसे पहले हम प्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए, अभी जब ये लॉकडाउन हुआ है उसके पहले-पहले आपके पास काफ़ी हद तक प्रोडक्शन आपने किया होगा, जो कि अभी रखा होगा। तो इसलिए अभी अनावश्यक प्रोडक्शन ना करें। प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही करें जितनी मार्केट से डिमांड आ रही है। इससे आपकी पूंजी बची रहेगी। आपकी पूंजी का बचे रहना बड़ा आवश्यक है। आपकी पूंजी में वृद्धि हो, पूंजी घटे नहीं, क्योंकि आपकी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसका पालन आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो आप अपने जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें उसका एक वर्गीकरण कर लें 3 कैटेगरी में, ए, बी, सी। ए कैटेगरी में उनको रखें जो उत्पाद ऐसे हैं जिसकी करीब-करीब 50% के आसपास आपकी सेल हो जाती है। टर्नओवर का आपके 50% करीब कवर होता है, और वो अमूमन हम लोगों ने देखा है कि 20 से 25% उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी आपके ओवरऑल टर्नओवर में 60 से 70% तक की स्टेक होती है। यानी वो 20-25% उत्पादों पे ही फिलहाल फोकस करना है। तो ये करीब 50% के आसपास का वैल्यू जनरेशन कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में हमारा बी कैटेगरी आएगा, जो करीब 20 से 25% तक का शेयर हमें देता है, और उनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी वैल्यू 20 से 25% होती है। इसके अलावा बाकी फुटकरिया होते हैं। तो अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन कैटेगरी ए, और उसके बाद अगर आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो कैटेगरी बी पे देना है। अभी सी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे मार्केट रिवाइव करेगा, वापस अपनी कंडीशन में आएगा, आप सी पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है आपका वेस्टेज कंट्रोल। अमूमन वेस्टेज कंट्रोल पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक देखा गया है कि वैसे तो सामान्यतः माना जाता है कि 1 से 2% तक का वेस्टेज बेरेबल है, लेकिन ये वेस्टेज, खास करके मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजीज में बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल्स में बात कर रहा हूँ, इन जगहों पे वेस्टेज अगर ज़्यादा है, 5 से 7% तक है, तो ये 3-4% हमारी प्रॉफिट को बहुत लंबा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कोशिश करिए कि उस वेस्टेज को जितना संभव हो सके उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करिए। जो आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है, जो आपके पास कच्चा माल रखा हुआ है, उस पे आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कच्चा माल नहीं है, वो आपकी पूंजी है। अगर आपने उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको उस कच्चे माल को खरीदने के लिए अपनी पूंजी को बाजार में डालना पड़ेगा। इससे आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो आपने अपना जो भी एक मिनिमम लेवल रखा होगा स्टॉक का, इसको बफर स्टॉक लेवल बोलते हैं, 1 महीने 2 महीने की एक स्टॉक हम रख के चलते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। उस स्टॉक को आप कोशिश करिए कि मिनिमाइज कर लीजिए थोड़ा सा। पहले हम कह रहे थे ऑप्टिमाइज करिए कि थोड़ा कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, लेकिन अभी हम कह रहे हैं मिनिमाइज करिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक आपके पास पड़ा होगा लॉकडाउन की वजह से। तो अभी उसको खर्च करिए, और जैसे जैसे ज़रूरत आती है वैसे वैसे उस कच्चे माल को, पैकिंग मटेरियल को आप मार्केट से मंगाइए। तो उससे आपकी पूंजी भी नहीं फंसेगी, और आप काफ़ी हद तक अपने मनी को लिक्विडेट कर पाएंगे सही ढंग से। वहाँ भी जो कच्चा माल है उसको भी ए बी सी कैटेगरी में डाल दीजिए। जो कच्चा माल बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है उसको ए में डाल दीजिए, उससे जो थोड़ा मध्यम है उसको बी में डालिए, और बाकी सी में डालिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकें कि हमें किस कच्चे माल की कंजम्पशन पे, जिसका कंजम्पशन ज़्यादा है उस पर हमें जोर देना है, उसकी खरीदारी पे जोर देना है, और जिसकी बहुत रेयर कंजम्पशंस होती हैं सी कैटेगरीज की, उन पर भी ध्यान नहीं देना है। ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अभी हमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। एक बहुत बड़ा हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं फीफो और लीफो मेथड। मतलब फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब मैं समझा दूँ, नॉर्मली ये एफएमसीजीज में और फार्मा में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो प्रोडक्ट पहले बना है वो मार्केट में पहले जाना चाहिए। कारण ये है कि उसकी एक्सपायरी डेट की समस्या हमारे सामने ना आए। और लीफो हम यूज़ करते हैं उनमें जो पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, या जैसे मान के चलिए कि अंडा है, दूध है। तो यहाँ पे हम लीफो यूज़ करते हैं, यानी जो पहले बना हुआ है उसको भले बाद में हम प्रयोग कर लें, लेकिन जो बाद में बना, जो ताज़ा है, उसको पहले प्रयोग कर लें। नहीं तो फिर पता चलेगा कि पुराना वाला भी ख़राब हो गया और नया वाला भी ख़राब हो गया। तो अब इस समय बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आपको हो सकता है कि फीफो की जगह लीफो यूज़ करना पड़े, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रयोग करना पड़े, क्योंकि अगर ये 6 महीने तक चीज़ें स्लो रहीं तो उनकी एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक आ जाएगी, और पता चला कि आप फीफो मेंटेन करने के चक्कर में आप और भी एक्सपायरी प्रोडक्ट को
अपने यहाँ इकट्ठा करते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो अभी ताज़ा ताज़ा माल बना है, महीना 2 महीना 4 महीना पहले पहले उसे निकाल लीजिए। फिर ये भी देखिए कि साथ साथ में वो भी निकलता रहे, लेकिन कोशिश करिए कि एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स ना रहें, और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका जो है। रॉ मटेरियल्स में भी कोशिश करिए कि जो आपके नॉन मूविंग रॉ मटेरियल्स, यानी बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जिनका कि प्रयोग हम बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत रेयरली मूव करते हैं या स्लो मूव करते हैं, तो उनका कंजम्पशन हम कैसे कर सकें, ये नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे जो पैकिंग मटेरियल्स हैं उन्हें भी आप मिनिमाइज रख के चलिए, बहुत ज़्यादा पैकिंग मटेरियल्स मत इकट्ठा करिए क्योंकि मार्केट में डिमांड अभी शुरू में थोड़ी सी स्लो होगी, इधर जब डिमांड बढ़ेगी तब आप उसको बढ़ाइएगा। आपके जो वेंडर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनसे गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी जो आपका पैसा बकाया है उनके यहाँ, वो थोड़ा सा 2-4 महीना रुक करके उसके बारे में बात करें। अगर वो मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा उन्हें 20-25% दे दीजिए उनके आश्वासन के लिए, और बाकी को आप बताइए कि आप 3-4 महीने बाद स्थितियाँ जब धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी तो उसे हम देंगे, ताकि आपके उनके रिलेशंस हमेशा अच्छे तरीके से बने रहें। जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसकी वो क्रेडिट आप उनसे ले सकते हैं तो ले लीजिए। इस समय आपको थोड़ा सा हार्ड निगोशिएटर बनना पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है डिमांड की, तो उनसे एक और अच्छे रेट्स की बात आप कर सकते हैं। और इस समय काफ़ी लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए अच्छे रेट्स आपको प्रोवाइड भी करेंगे, तो इससे आपकी प्रॉफिट पर असर पड़ जाएगा। तो इसको भी कोशिश करिए कि आपको एक अच्छे रेट मिल जाए और थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट मिल जाए आपको। तो अगर अच्छी क्रेडिट मिल गई तो आपकी पूंजी मार्केट में जो लगी हुई है वो वापस भी आ जाएगी कुछ समय के बाद, और आप वापस मार्केट में पूंजी लगाने लायक भी बन जाएंगे, प्रोडक्शन भी आप सही ढंग से कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा मार्केटिंग के पॉइंट पे आता हूँ। मार्केटिंग का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस समय जो एक काल हमारा चल रहा है वो संक्रमण का काल है, और मार्केटिंग एक 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 वो जरिया होता है जहाँ से हमारे पास पैसा आता है, मनी आती है हमारे पास। तो मार्केटिंग में क्या करना है, हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है हम उसकी भी एक कैटेगराइजेशन कर लें, एबीसी एनालिसिस कर लें, और जो प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा बिकते हैं वो वही रेशियो होता है, 20-25% प्रोडक्ट होते हैं पर वो करीब 70% तक 60% तक वैल्यू जनरेट करते हैं, तो उस पर हमारा फोकस इस समय ज़्यादा होना चाहिए। फिर बी कैटेगरी पे आएँ, और सी कैटेगरी पे अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे जब डिमांड जनरेट होगी तब उसकी तरफ आप जाइए, लेकिन अभी फिलहाल इसके तरफ जाइए। और जो लो लेवल पे प्रोडक्ट मूव कर रहा है, स्लो है जिसको कह सकते हैं हम, या नॉन मूविंग जो प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करिए वो इन्वेंट्री को जल्दी से खाली करवाइए, क्योंकि वो चाहे कोई आपको प्रमोशनल स्कीम देना पड़े या जो भी हो, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो आपकी ब्लॉक रहेगी वो एक तरीके से आपकी पूंजी है जो कि ब्लॉक है आपके पास। तो एक उसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें। अपने कस्टमर्स का भी वर्गीकरण करें, जो आपका कस्टमर है वो कस्टमर भी ABC कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा कि करीब 20 से 25% कस्टमर्स ऐसे हैं जो आप करीब 50 से 60% तक की पूंजी आपको देते हैं, आपका टर्नओवर उनसे आता है। तो उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको इस समय पूंजी की ज़रूरत है और पैसा आपको वही कस्टमर दे पाएंगे। और वहाँ पे भी फिर वही करना है कि उसके बाद B कैटेगरी पे जाना है। और जो बहुत छोटे छोटे फुटकर कस्टमर्स हैं जो आपके ओवरऑल टर्नओवर में मुश्किल से 15-20% का योगदान कर पाते हैं, उनको प्रायोरिटाइज मत करिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो। अगर उनको कोई ज़रूरत है तो देने का प्रयास करिए, लेकिन उनके ऊपर बहुत फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो एरिया है आपकी जो एरिया जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहाँ भी आपको कुछ कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, ये सब काफ़ी मायने रखते हैं। तो अभी जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एरियाज़ हैं जोग्राफिकली, उनको अभी थोड़ा सा रोक दीजिए। जो प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं सिर्फ वहाँ पे फोकस करिए, उन पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो लोग उस एरिया से आपको पैसा आता है, रेगुलर पैसा आ रहा है। और जो नॉन प्रोडक्टिव स्टेशंस हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत प्रयासों से काम चल जाए। जब रिवाइवल की स्टेज में हम आ जाएंगे तब हम उस पर प्रयास करेंगे जाने का। एक अच्छा खासा पैसा हम प्रोडक्ट के प्रमोशन पे खर्च करते हैं, तो अभी व्यक्तिगत रूप से जितना सेल्स प्रमोशन हो सकता है उसी पे ज़्यादा फोकस करें। बड़े एडवर्टाइजमेंट से बचें, टीवी ऐड, अखबारों के ऐड। कारण ये है कि इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, और आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ज़्यादा लीजिए, सोशल मीडिया वगैरह का सहारा लीजिए। आप बहुत से बहुत जो
पीओपी मटेरियल्स होते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल्स होते हैं, जो कि दुकानों वगैरह पर डिस्प्ले किए जाते हैं, उस पर अभी कंसंट्रेट करिए। बड़े कन्वेंशनल मीडियम्स पे जहाँ हैवी एक्सपेंडिचर्स आपके लगते हैं, उनसे थोड़ा सा अभी बच के रहना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी वो एक बड़ा खर्चा है और अभी वर्तमान परिस्थिति में कम से कम अगले 6 महीने तक आप इनसे बचा के रहिए। अब मैं आपको अपने सेल्स फोर्स के एक्सपेंस पे आता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, जो आपका फील्ड सेल्स फोर्स है जो काम करता है, और इसमें एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है इनकी मीटिंग्स वगैरह पे। तो आजकल बहुत से ऐप्स आ गए हैं, आप उनका यूज़ करके वेबिनार्स वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन, और कुछ लेटेस्ट ऐप्स हैं उनके बारे में पता कर लीजिए। जूम अभी फ़िलहाल उसका उपयोग सरकार ने मना कर दिया है, तो उसका उपयोग मत करिएगा, लेकिन और भी बहुत से ऐसे ऐप्स होंगे जिसका आप यूज़ करिए, उनका प्रयोग करके अपनी मीटिंग्स को आप फिज़िकली मिनिमाइज़ करिए। और बाकी आपके पास आईएमओ है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, मेल्स हैं, ये सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप एक दूसरे के कनेक्शन में रह सकते हैं। जो ट्रैवलिंग है, अगर करना पड़ जाए फिजिकली, बहुत ज़रूरी हो तो, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है, करना भी पड़े आगे चलकर कि जब ये अलाउ हो जाए, तो बहुत गिने चुने जगहों पर कीजिए। बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि जो सिलेक्टेड प्लेसेस हैं, बस उन्हीं पे सीमित रखिए अपने सेल्स कॉल को, जो आपके सेल्स के लोग जाते हैं, करते हैं, और अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए, खास करके जैसे ट्रांसपोर्टेशन के। अब जहाँ फ्लाइट से जाना है उसको कोशिश करिए वो थर्ड एसी में जाएं, खर्च बचाएं, क्या दिक्कत है, अभी कुछ समय तक तो कर सकते हैं इसको लेकर के। जो महंगे होटलों में रुकते हैं, थोड़े से सस्ते होटलों में रुकें, जो महंगे होटलों में खाना खाते हैं, थोड़ा सा सस्ते होटलों में खाएं जहाँ अच्छा खाना मिले। लेकिन ये छोटे छोटे खर्चे हैं जिसको आपके सेल्स फोर्स को कन्विंस करना होगा कि ये आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप फॉर टाइम बिंग इसे सस्पेंड कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जब समय आएगा फिर वापस आप उनको वही सुविधा दे पाएंगे, और ये एक टीम वर्क है, सबको समझ बूझ के चलना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। दूसरा है आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को अपने रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रांगली बांधे रखना, क्योंकि ये समय में कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं। तो आप फ़ोन से बातचीत उनसे जारी रखिए, उनकी ज़रूरतों को समझते रहिए, क्योंकि आप सभी और आपका कस्टमर, पूरा समाज एक ही समस्या से गुजर रहा है, तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो अपना कम्युनिकेशन मत रोकिएगा, ये नहीं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं, आप हालचाल लेते रहिए। एक व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाए रखिए, पर्सनल रिलेशन बनाए रखिए, कस्टमर के व्यक्तिगत समस्याओं को भी जानते समझते रहिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये आपसी जुड़ाव ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी हालत में आपके कस्टमर को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास बना रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो कस्टमर कहीं हाथ से फिसलेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल कोई मार्केट एक्सपेंशन मत करिए, कोई प्रोडक्ट एक्सपेंशन मत करिए, कुछ नए प्रोडक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अगले 6 महीने तक कोई नया मार्केट में अभी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने से भी बचिए, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों में खर्च आता है, और ये एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, ये सर्वाइवल का टाइम है, रिटेंशन का टाइम है। एक्सपेंशन का फेज़ जब रिवाइवल हो जाएगा उसके बाद आप करिएगा, 6 महीने बाद भी करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी इस सारी चीज़ को रोक दीजिए। अपने सप्लाई चेन को बहुत स्ट्रांग रखिए, मतलब सप्लाई चेन का मतलब आप जानते ही होंगे, अपने रॉ मटेरियल की खरीद से लेकर के प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के, और प्रोडक्ट फाइनली जो आपके कंज्यूमर के हाथों तक, कस्टमर के हाथों तक पहुंचाने से तक की जितनी भी प्रक्रिया है वो बहुत स्मूथ रखिए, क्योंकि इस समय जो भी डिमांड है उसको 100% फुलफिल आपको करना है। और इवन अगर कोई छोटा सा 2 रॉ मटेरियल भी आपका रह गया तो आपका प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। इवन अगर बैच प्रिंटिंग की छोटी सी इंक भी रह गई तो आप अपनी बैच प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपकी इन्वेंट्री में वो सारी चीज़ें मौजूद रहें, आवश्यकता के अनुरूप, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आवश्यकता के अनुरूप मौजूद रहें। आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टरों के साथ बात कर लीजिए ताकि समय से आपका माल पहुंच जाए, उसमें कोई डिले ना हो, सुरक्षित रूप से पहुंच जाए, विदाउट एनी ब्रेकेज पहुंचे, क्योंकि ब्रेकेज भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ट्रांसपोर्टरों से बात कर लीजिए। और ये स्मूथनेस ऑफ सर्विस इस समय जो आदमी को, जो क्योंकि आपके दुकानदार भी बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे, वो भी उतना ही स्टॉक रखेंगे जितनी उनकी आवश्यकता है। तो ये कोशिश करिए कि वो चीज़ें हो जाए। ऑफिस एक्सपेंडिचर एक बड़ा विषय है। देखिए ये समस्या बड़ी है, इसलिए आप सबको अपने साथियों के साथ मिल करके
इस पे बातचीत करना पड़ेगा कि कैसे हम ऑफिस के खर्चे बचाएं। कुछ मोटे मोटे खर्चे जिनकी मैं चर्चा कर दूं। बिजली, सबसे पहले तो बिजली बचाने की बात सोचिए। गर्मी आ गई है और अब एसी चलेगी और एसी के खर्चे होते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर 4 एसी चल रही है तो अगर एक एसी से काम चल सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनावश्यक बिजली जहाँ जलती रहती है वो न जले, जहाँ आवश्यक हो वहीं पे जले। आप ऐसे बल्ब्स का प्रयोग करिए जो बिजली बचा सकते हैं आपके लिए। तो ऐसे छोटे छोटे माध्यम हैं जिनका आप प्रयोग करने की कोशिश करें, और कुछ सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ों का प्रयास करें। पेपरलेस ऑफिस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटल मीडियम के माध्यम से, ईमेल वगैरह के माध्यम से हों, पेपर वगैरह का वेस्टेज ज़्यादा ना हो। आपका अगर ऑफिस रेंट पे है तो थोड़ा सा मकान मालिक से अपने रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब हमें थोड़ा सा मौका दें, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का जो भी आप मौका दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत उनको दे दीजिए पैसा और बाकी का कहिए। तो इस समय एक अगर रिक्वेस्ट करने पे बातें बन जाती हैं तो थोड़ा सा आपका जो रेंट का आपके ऊपर जो एक बोझ है वो थोड़ा सा आप बचा ले जाएंगे। इसके अलावा अपने थोड़ा सा फाइनेंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठिए उन लोगों के साथ। देखिए अभी तक जो देखा गया कि 20 to 25% हेड्स में करीब 70 to 75% खर्चे गिरते हैं किसी भी ऑफिस के। तो कंसंट्रेट करिए उन 20 to 25% हेड्स के ऊपर कि उसके खर्चों को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हर ऑफिसर्स के अपने अपने खर्चे होते हैं, हर फर्म के अपने अपने खर्चे होते हैं, तो वो उन पर थोड़ा सा अपने अकाउंटेंट के साथ मंथन कीजिए और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसके साथ मंथन करिए कि ओवरहेड्स वगैरह को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को बचाएंगे तो बूंद बूंद से सागर बनता है, बहुत कुछ उसमें बचा सकते हैं। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आपके एचआर टीम। ह्यूमन रिसोर्स बैकबोन होता है, और बिना ह्यूमन रिसोर्स के आप कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी दुकान, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। और ये वो समय है कि जब आपको उनका विश्वास लेना होगा, उनका आपके ऊपर विश्वास रखना होगा, तो उन्हें रिटेन करना है, उनको अपने पास रोके रखना है। अच्छा टैलेंट आपके पास रुका रहे, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और ये जान जाइए कि 4-6 महीने बाद स्थितियाँ फिर से ठीक होंगी। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहता हूँ कि अरे भाई छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि बड़ी कंपनियों की बड़ी समस्याएं होती हैं और छोटी कंपनियों की छोटी समस्याएं होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली काम किया जाए, थोड़ा योजना बना के कार्य किया जाए, तो हम वापस रिवाइव करेंगे। और जब रिवाइव करेंगे तो हमें फिर से आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो आपका आजमाया हुआ आदमी है, अगर आज आपने उसको छोड़ दिया तो वो दोबारा आपके पास नहीं मिलेगा। और आज के समय में जो मेरा अपना अनुभव है कि लोग कहते तो जरूर हैं कि बेरोजगारी और तमाम बातें हैं, लेकिन सही बात यह है कि उद्यमी भी जानते हैं इस बात को कि हमें अच्छे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, अच्छे लोगों की कमी है, काबिल लोगों की कमी है, कुशल लोगों की बहुत कमी है। तो अगर वो हैं आपके पास तो कृपया उनको रिटेन करके रखिए और सबके साथ मिल बैठ के एक टीम की तरह बात करिए कि भाई ये समस्या सबकी समस्या है। आप आगे पीछे जो आपकी कुछ कमियां हैं या कुछ आपकी आवश्यकता है उसको हम लोग मिलजुल के पूरा कर निकलेंगे। फिलहाल एक होकर के इस स्थिति का सामना करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ मिलिए, बैठिए, बातचीत करिए, और जो आपके पास अच्छे टैलेंट हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया में यूज़ करिए। ये नहीं है कि एक ऐसे काम में आपने लगाया हुआ जहाँ उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। जहाँ पे सुई की जरूरत है वहाँ सुई का प्रयोग करिए, जहाँ तलवार की जरूरत है वहाँ तलवार का प्रयोग करिए। उल्टा हो जाता है, कभी कभार हम सुई की जगह तलवार का प्रयोग करते हैं और तलवार की जगह सुई का प्रयोग करते हैं। तो ये ना हो, जो जिस लायक है वहाँ पे उसको लगाइए, उसका समुचित उपयोग करिए और आप देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वो प्रोडक्टिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रीशफलिंग करिए, डिपार्टमेंट चेंज करिए, थोड़ा सा मोनोटोनी खत्म हो और सही आदमी को सही जगह पे स्थापित करने का प्रयास करिए। लेकिन एक कटु सत्य भी है जिसको हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि किसी को नौकरी से न निकाला जाए, और हम लोग ये चाहते भी नहीं है। मैं भी कभी आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी को हटाइए यहाँ से, लेकिन एक नॉन प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं इनके साथ थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन्हें समझाना पड़ेगा कि ये एक क्राइसिस का पीरियड है एंड यू हैव टू परफॉर्म। क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर अगर कोई बैड इम्पैक्ट आता है तो हो सकता है वो 5% एम्प्लॉय की वजह से 95% एम्प्लॉइज का जो जीवन है, उनका जो भविष्य वो खतरे में पड़ सकता है।
तो यू हैव टू डू अ वेरी वेरी टाइट अप्रेजल फॉर दैट, बट रीजनेबल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, एक सही तार्किक व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आप अप्रेजल करिए, उन्हें समझाइए। अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अपने आप को इम्प्रूव करें। किसी को भी हटाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बात उसको भी समझनी पड़ेगी कि वो एक प्रोडक्टिव परफॉर्मिंग एसेट के रूप में काम करे, न कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में काम करे। तो ये आपसी समझ बूझ को विकसित करने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट पे आने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्राइसिस के पीरियड में जो सबसे आवश्यक चीज है वो ये है कि मिनिमम कैश आउटफ्लो हो, यानी आपके खर्च कम से कम हो और आमदनी से ज़्यादा हो, यानी मिनिमम कैश आउटफ्लो हो और मैक्सिमम कैश इनफ्लो हो, यानी पैसा ज़्यादा आए और पैसा कम जाए। ये बहुत ध्यान देना होगा ताकि आपका जो वर्किंग कैपिटल है, यानी वो पूंजी जिसके आधार पे आप कार्यगत पूंजी को रखते हैं, जिसके आधार पे अपनी फर्म चलाते हैं, उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर पूंजी ज़्यादा जाएगी तो आपको फिर कर्ज लेना पड़ेगा या अपनी वर्किंग कैपिटल से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और दोनों ही हालात इस समय के जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत उचित नहीं कहा जाएगा। आप कोशिश करिए कि अपने क्रेडिट्स को मिनिमाइज करिए, जो मार्केट में आपने क्रेडिट पे माल दिया हुआ है उसको मिनिमाइज करिए, कैश को ज़्यादा लाने का प्रयास करिए। मार्केट से क्रेडिट लीजिए पर मार्केट में क्रेडिट पे माल मत दीजिए या कम से कम कर दीजिए। अगर आप मतलब खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम तो कर ही सकते, तो इसको करने का प्रयास करिए। लिक्विडिटी अपने बनी रहनी चाहिए, ऐसा कोई भी डेड स्टॉक मत रखिए अपने इन्वेंट्री में जिसकी वजह से आपका पैसा फंसा हुआ है, या मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक फंसा हुआ है, वो कहता है कि हम माल नहीं बेच पा रहे हैं या ये मेरे पास फंसा हुआ है, तो उसको वापस मंगवा लीजिए, उसको किसी दूसरे को दे दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसे लिक्विडेट करिए। उसकी वजह से उधारी आपकी बढ़ रही है और उसका पैसा लिक्विडेट नहीं हो रहा, तो इससे आपका प्रैक्टिकली नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में ध्यान दीजिए, फिर से उस लिस्ट को उठाइए कि कहाँ कहाँ पे हमारा बहुत समय से पैसा फंसा हुआ है। आप वहाँ पे प्रयास करिए, उन्हें उस पैसे को निकालिए। अगर वो पार्टियां सही ढंग से काम कर रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रही हैं तो अपना हिसाब क्लियर करके उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी का ऐसी पार्टियों के यहाँ अपना पैसा फंसाने से आपको नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करिए और कोशिश ये करिए कि आपका जो पूंजी है वो कहीं मार्केट में ना फंसे। हिंदुस्तान में करीब 60 to 70% बिजनेसेस जो हैं वो फैमिली बिजनेसेस हैं, और करीब 75% उसमें ऐसे हैं जो कि एक परिवार के सदस्य द्वारा संचालित किए जाते हैं, जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं इन्वॉल्व होता है। इसे कृपया अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है, इस तरह के फैमिली बिजनेसेस में लोग अपनी पूंजी और फर्म की पूंजी में फर्क नहीं कर पाते। तो फर्म की ही पूंजी को है, आप ही की पूंजी, आप ही की फर्म है, लेकिन वो फर्म की पूंजी को अपने व्यक्तिगत पूंजी के रूप में प्रयोग करके अपने व्यक्तिगत खर्चों में लगा देते हैं। समस्या क्या होती है कि फर्म के पास पैसा रहता नहीं है और आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, आपको सैलरी देनी है, आपको बिजली के खर्चे देने हैं, आपको फ़ोन के खर्चे देने हैं और तमाम खर्चे देने हैं, और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं रह जाता क्योंकि वो आपने अपने व्यक्तिगत मदों में खर्च कर दिया है। तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रॉफिट से कितना हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा निकाल लीजिए और फर्म की पूंजी को मत छूइए। फर्म की पूंजी को फर्म के ही काम में लगाइए। आपकी जितनी भी पूंजी आपने अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए निकाली हुई है, उसमें वैसे ही सर्वाइव करिए जैसे आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉय सर्वाइव करता है। आप ये मान लीजिए कि आप भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अगर इस सोच के साथ आप काम करेंगे तो आपके फर्म को कभी पूंजी की समस्या नहीं रहेगी। आप आराम से उस पूंजी को अपने फर्म के काम में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो गलती हम ना करें कि वहाँ से हम पैसा निकाल लिए, फिर अपने लिए कोई बड़ी सी गाड़ी खरीद लिए, बड़ा सा मकान बनवा लिए, ऐसी जो चीज़ें हम लोग करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी जो फर्म की पूंजी है वो गड़बड़ हो जाती है। इस समय कोई भी कैपिटल गुड्स ना खरीदें। कोई मशीनरी की अगर आपने प्लानिंग कोई की हुई है तो वो ना करें। तो जैसे मार्केटिंग में आपने अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग की हुई है उसको फिलहाल रोक लीजिए। तो फैक्ट्री में भी अगर एक्सपेंशन का कोई प्लानिंग किया हुआ, आपने कोई कंस्ट्रक्शन की आपने प्लानिंग किया हुआ, कोई नई मशीन लाने की प्लानिंग किया हुआ, कोई और कैपिटल गुड खरीदने की प्लानिंग किया हुआ है, या जैसे ह्यूमन रिसोर्स में कोई नए एम्प्लॉइज लाने की आप प्लानिंग कर रहे थे अपनी फैक्ट्री के लिए, तो फिलहाल उस पर थोड़ा सा रोक लगा दीजिए। जो पुराने लोग हैं उन्हीं से काम कराइए, अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करिए, अपनी पुरानी मशीनरी पे काम करिए। अभी
हैवी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, और अपने व्यक्तिगत जितने भी आपके अपने प्लानिंग की हुई है, जो लग्जरी की बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं, कहीं हम लोग हॉलीडे में चले जाते हैं घूमने के लिए, सब करने के लिए, तो अपने जो व्यक्तिगत खर्चे हैं उनमें भी थोड़ा सा नियंत्रण लगाइए। अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाइए कि भाई ये संक्रमण काल है, इस पर थोड़ा सा सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जीएसटी अपने रिफंड्स को ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके जीएसटी के रिफंड्स हो सकते हैं उसको करा लीजिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। इतनी तमाम चीज़ों के बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जरूर सब अपने खर्चे कम करिए, लेकिन कहीं पे भी अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। वो चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो, बेहतरीन क्वालिटी दीजिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी, एमएसएमईज के सामने एक ब्रांड की बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन अगर क्वालिटी उसकी अच्छी होती है तो एमएसएमईज का सामान अपनी क्वालिटी के बल पे बिकता है। एक वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग कहते हैं कि यार बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, पर इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो कृपया आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप थोड़ा बहुत जो भी खर्चे उधर से बचा रहे हैं, लेकिन ये मत करिएगा कि आपने रॉ मटेरियल खराब क्वालिटी का खरीदना शुरू कर दिया कॉस्ट सेविंग के चक्कर में। नेवर डू दैट। या आपने बिल्कुल ही नाकाबिल लोगों की भर्ती करनी शुरू कर दी, जो आपको लगता है कि सस्ते दाम पे हमें मिल जा रहे हैं, तो वो भी नुकसान करेंगे। तो सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दोनों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, करीब करीब खत्म होने के कगार पे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। पर अभी कोई भी नया R&D का प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करिए, क्योंकि R&D एक कैपिटल इंटेंसिव एरिया है जिसमें एक लंबा खर्च गिरता है। फिलहाल 6 महीने के लिए इस प्रोसेस को रोक दीजिए। 6 महीने के बाद फिर पुनः जब आपको लगता है कि स्थिति संभल रही है तो आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। आप अपने बैंकर्स के साथ, अपने जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अधिकारियों के साथ आप रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर मीटिंग में रहिए, फ़ोन से और भी जैसे भी आप कर सकते हैं, ताकि जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, या बैंक कोई छूट देने जा रहा है, या कोई नई सब्सिडी आ रही है, बहुत से पैकेजेस गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, उसको लेके आ रही है, उसका लाभ आप तक पहुंच सके। न सिर्फ आप तक पहुंच सके, बल्कि आप दूसरों को भी उसका लाभ दिला सके। तो उनसे आप अपना सपोर्ट लेते रहिए, उनके एडवाइजेस लेते रहिए। साथियों, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, मुश्किल कार्यकाल है, मुश्किल समय है। अंत में एक ही बात कहूँ कि बहुत से निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, और बहुत से बोल्ड निर्णय भी लेने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे जो आप वस्तुतः तो नहीं चाहते, लेकिन लेना पड़ता है, विद हैवी हार्ट लेना पड़ता है, भारी मन से लेना पड़ता है। वो लीजिए, इमोशन से मत बंधिए। आपको लगता है कि आपकी कोई ब्रांच सही नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है, तो उसे बंद करिए। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं सही चल रहा है, आप अभी तक एक उलझन में पड़े हुए, तो उसे बंद कीजिए। आपके ऐसे बहुत से निर्णय लेने पड़ेंगे जो आप अपने स्व विवेक से समझ करके, प्रयास करके उस पर डिसीजंस लीजिए। क्योंकि अभी आप रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, जब पुनः अपनी स्थिति में आप वापस आ जाएंगे तो अपनी उसी स्ट्रेटजी को फिर से आगे बढ़ा करके आप काम कर सकते हैं। आप पुनः अपने, जैसे हनुमान जी पुनः अपने स्वरूप में आ गए और फिर वो लंका गए और उन्होंने विजय प्राप्त किया, तो हम भी इसी प्रकार से वापस आएंगे। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद हम अपनी पुनः उस स्थिति में वापस आएंगे। और एक चीज़ जान जाइए, हिंदुस्तान की 60 to 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं कि डिमांड खत्म हो जाएगा। डिमांड कुछ नहीं खत्म होने वाला है। डिमांड अपनी जगह पे चीज़ें रहेंगी। कुछ सेक्टर्स जरूर प्रभावित होंगे, जो अब जैसे रियल एस्टेट है प्रभावित हो सकता है, या जैसे पर्यटन उद्योग है ये प्रभावित हो सकता है, या जितने लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें वो प्रभावित हो सकती हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित हो जाए, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं प्रभावित होने वाली हैं। आपको दवा चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो आपके दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं। और चलते चलते एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई आर्थिक मंदी नहीं है, ये डिमांड सप्लाई की वजह से आई हुई कोई मंदी नहीं है। एक महामारी आई है, एक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए ये मंदी आई है, इसलिए डिमांड रुक गई है, ये पुनः वापस आ जाएगी। और इसमें बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ काम करना है कि ये विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूलता में हम काम करते हैं। और याद रखिए कि जो उद्यमी होता है वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करके विजयी होता है।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई भी आपको और आवश्यकता हो, कोई ऐसी चीज़ में जिसमें आपको लगता हो कि मैं अपनी राय दे सकता हूँ, आप ज़रूर मुझे इसके बारे में सूचित करिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के। और कोशिश करिएगा कि ये जो मेरा मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका शेयर हो, लाइकिंग हो, और जो हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचा सके। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।